नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश प्रदेश में। मैं हूं निधि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत भूमि पूजन के बाद नए संसद भवन की आधारशिला रख दी है। इस दौरान सर्वधर्म प्रार्थना भी की गई। इसमें हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, यहूदी, जैन और अन्य धर्मों के धर्मगुरु मौजूद रहे, जिन्होंने प्रार्थना की। इस कार्यक्रम में कई देशों के राजनयिकों ने भी शिरकत की। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई मंत्री शामिल रहे। वहीं उद्योगपति रतन टाटा भी मौजूद रहे। बता दें कि नया संसद भवन बनाने का प्रस्ताव नया नहीं है। लोकसभा के कम से कम 2 अध्यक्षों ने पहले आधिकारिक तौर पर संसद भवन को अपग्रेड करने या एक नया ढांचा बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। नए संसद भवन को शास्त्री भवन के पास की खाली जमीन पर बनाया जाएगा। नया संसद भवन का निर्माण करीब 64,500 वर्ग मीटर जमीन पर होगा। नई संसद पुरानी संसद से 17,000 वर्ग मीटर बड़ी है और इसे बनाने में करीब 971 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अक्टूबर 2022 तक नए भवन का निर्माण पूरा करने की तैयारी है, ताकि देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर इसी भवन में सत्र का आयोजन हो। नए संसद भवन में लोकसभा सदस्यों के लिए 888 सीटें और राज्यसभा सदस्यों के लिए 326 से ज्यादा सीटें होंगी। इतना ही नहीं, इसमें 1224 सदस्यों के एक साथ बैठने की भी व्यवस्था होगी। प्रत्येक सदस्यों के लिए 400 वर्ग फुट का एक कार्यालय भी इस नए भवन में होगा। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत कई नेता मौजूद थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री को भूमि पूजन का बकायदा न्योता दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि 2022 में देश की आजादी के 75 साल पूरा होने पर हम नए संसद भवन में दोनों सदनों के सेशन की शुरुआत करेंगे। नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अधिकारियों ने सितंबर में बताया था कि नए भवन को त्रिकोण के आकार में डिजाइन किया गया है। इसे मौजूदा परिसर के पास ही बनाया जाएगा। इस पर 861.90 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसे बनाने का जिम्मा टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को मिला है। शिलान्यास के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी, तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के नए भवन के शिलान्यास के अवसर पर बृहस्पतिवार को कहा कि ये भवन सभी प्रांतों की उत्कृष्ट कला, संस्कृति और विविधताओं से परिपूर्ण होगा तथा देश की जनता के लिए प्रेरणा का केंद्र भी होगा। बिरला ने नए दोनों सदनों के सदस्यों की इच्छा के मुताबिक नए संसद भवन के निर्माण की मंजूरी देने और शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि आज देश के लिए गौरव का दिन है। भारत में लोकतंत्र की मजबूती के स्तंभ संसद के नए भवन के शिलान्यास के मौके पर समस्त देशवासियों का स्वागत करता हूं। वर्तमान संसद भवन का उल्लेख करते हुए बिरला ने कहा कि हमारे वर्तमान संसद भवन का निर्माण 1927 में हुआ था। हमारी संसद लोगों के विश्वास और आकांक्षाओं का प्रतीक है। संसद भवन देश की आजादी, संविधान सभा और अनेक कानूनों के बनने की साक्षी रही है। उनके अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की इच्छा थी कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए नए भवन की जरूरत है और प्रधानमंत्री ने उनकी इच्छा का सम्मान किया। बिरला ने कहा कि हम आजादी के 75 साल पूरा करने जा रहे हैं। देश की जनता का सपना है कि उन्हें संसद का नया आधुनिक भवन मिले। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि हम जल्द ही आधुनिक तकनीक युक्त सुरक्षित पर्यावरण अनुकूल नए संसद भवन का निर्माण करेंगे, जहां जनप्रतिनिधि जनता की आशाओं और अपेक्षाओं को कुशलता एवं दक्षता के साथ पूरा कर पाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नया संसद भवन सभी प्रांतों की उत्कृष्ट कला, संस्कृति और विविधताओं से परिपूर्ण होगा और सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा का केंद्र भी होगा। इस अवसर पर आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि ये सिर्फ भारत के लोकतंत्र के लिए नहीं, विश्व में लोकतंत्र की परंपरा के लिए बड़ा दिवस माना जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने 2019 में नए संसद भवन को लेकर एक संकल्प भी पारित कराया, जिसका बहुत ही महत्व है। पुरी ने इस बात पर जोर दिया कि हम 2022 में इस भवन का निर्माण पूरा करेंगे और उस साल का शीतकालीन सत्र इस नए संसद भवन में होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि पूजन करने के साथ ही नए संसद भवन की आधारशिला रखी।
4 मंजिला नए संसद भवन का निर्माण कार्य भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष बिरला, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री, बड़ी संख्या में सांसद और कई देशों के राजदूत इस ऐतिहासिक अवसर के गवाह बने। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों के नेताओं से सरकार द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर विचार करने का एक बार फिर आग्रह किया और कहा कि सरकार उनके साथ आगे और बातचीत करने के लिए तैयार है। किसानों ने एक दिन पहले ही सरकार की पेशकश को ठुकरा दिया। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बनाए रखने के बारे में लिखित आश्वासन देने और नए कृषि कानूनों के कुछ प्रावधानों में संशोधन की पेशकश की है। ये कृषि कानूनों में किसानों को जहां कहीं भी कोई आपत्ति है, हम खुले दिमाग से पर विचार करने के लिए तैयार हैं। हम किसानों की सभी शंकाओं को दूर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम किसान नेताओं से सुझाव मिलने की प्रतीक्षा करते रहे ताकि उनकी चिंताओं का समाधान किया जा सके, लेकिन वह कृषि कानूनों को वापस लेने पर अड़े हैं। पिछले करीब 2 सप्ताह से किसानों का नए कृषि कानूनों को लेकर विरोध जारी है। किसान राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वह 3 नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के साथ बातचीत के लिए हर समय तैयार है और आगे भी तैयार रहेगी। उन्होंने कहा कि ठंड के इस मौसम में कोविड-19 महामारी के बीच किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर हम चिंतित हैं। किसान संगठनों को सरकार के प्रस्तावों पर जल्द से जल्द विचार कर लेना चाहिए, जिसके बाद यदि जरूरत पड़ती है तो हम मिलकर अगली बैठक के बारे में फैसला कर लेंगे। सरकार ने बुधवार को किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था के जारी रहने को लेकर लिखित आश्वासन देने का प्रस्ताव भेजा था। सरकार ने कहा कि एमएसपी व्यवस्था जारी है और रहेगी। हालांकि किसान संगठनों ने सरकार की इस पेशकश को ठुकरा दिया और कहा कि तीनों कृषि कानूनों को पूरी तरह वापस लिए जाने की अपनी मांग को वह आंदोलन तेज करेंगी। एमएसपी पर नए कानून के बारे में पूछे जाने पर तोमर ने कहा कि नए कृषि कानूनों का एमएसपी व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एमएसपी व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। कृषि मंत्री ने किसानों से बातचीत के मेज पर लौटने का आग्रह करते हुए कहा कि सरकार की तरफ से जो पेशकश की गई है उन पर वह विचार करें। सरकार उनमें भी यदि कोई मुद्दा है तो उस पर बातचीत के लिए तैयार है। तोमर ने कहा कि ऐसे समय जब बातचीत चल रही है और सरकार आगे भी बातचीत के लिए तैयार है, विरोध प्रदर्शन को तेज करना उचित नहीं है। किसानों की सभी समस्याओं और चिंताओं पर बातचीत के लिए सरकार तैयार है। कृषि मंत्री ने विश्वास जताया कि बातचीत से कोई न कोई समाधान निकल आएगा। नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन का आज 15वां दिन है। किसानों को मनाने के लिए 6 राउंड बातचीत के बाद सरकार की लिखित कोशिश भी बुधवार को नाकाम हो गई। किसान अब आंदोलन तेज करने में जुटे हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार का इंटरेस्ट सिर्फ विरोध खत्म करवाने में है, लेकिन आंदोलन तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक कि तीनों कानूनों को वापस नहीं ले लिए जाए। टिकैत ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अलग से बिल लाने की मांग की है। पश्चिमी बंगाल दौरे पर गए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर गुरुवार को तृणमूल समर्थकों ने पथराव कर दिया। वे कोलकाता से 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर शहर जा रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोकने की कोशिश भी की। नड्डा की सुरक्षा में लापरवाही पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता बनर्जी सरकार से रिपोर्ट मांगी है। भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर भी पत्थर फेंके गए हैं। एक बड़ा पत्थर उनकी कार के शीशे को तोड़ते हुए अंदर जा लगा। विजयवर्गीय ने कहा कि इस हमले में वे घायल हुए हैं। पुलिस की मौजूदगी में गुंडों ने उन पर हमला किया। नड्डा ने भी कहा कि कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय घायल हुए हैं। नड्डा ने डायमंड हार्बर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मीटिंग में कहा कि पश्चिमी बंगाल में कानून व्यवस्था नहीं रही और यहां इंटॉलरेंस वाला राज्य बन चुका है। मां दुर्गा की कृपा से मैं यहां तक पहुंच गया। ममता बनर्जी सरकार के दिन अब गिनती के रह गए हैं। हम इस गुंडेराज को हराएंगे। पश्चिमी बंगाल में भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी राज्य सरकार के सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। घोष ने बताया कि बुधवार को नड्डा के कार्यक्रमों में पुलिस मौजूद नहीं थी। राज्य सरकार की तरफ से नड्डा की सुरक्षा में चूक हुई है। बंगाल भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट मुकुल रॉय ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए राज्य में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए।
दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक 30 वर्षीय कांस्टेबल की शिकायत पर अर्धसैनिक बल के मुख्य खेल अधिकारी तथा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खजान सिंह और कोच सुरजीत सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न, बलात्कार तथा धमकी देने का मामला दर्ज किया है। इतना ही नहीं, पीड़िता ने दोनों के खिलाफ सेक्स स्कैंडल चलाने का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि कांस्टेबल पेशे से एक पहलवान भी है। हालांकि खजान सिंह ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कारों से सम्मानित सीआरपीएफ कांस्टेबल के आरोपों को खारिज कर दिया, जबकि सुरजीत सिंह की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता कांस्टेबल पहलवान भी है। प्राथमिकी के अनुसार कांस्टेबल ने खजान और सुरजीत के बल में सेक्स स्कैंडल चलाने का भी आरोप लगाया है। कांस्टेबल का आरोप है कि इसमें उनके कई साथी भी शामिल हैं। सीआरपीएफ में डीआईजी रैंक के अधिकारी खजान सिंह ने 1986 के सियोल एशियाई खेलों में रजत पदक जीता था। उन्होंने कहा कि आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। मेरी छवि खराब करने के लिए ये सब किया गया है। 3 दिसंबर को बाबा हरिदास थाने में दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार 2010 में बल में शामिल होने वाले शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि दोनों ने महिला कांस्टेबलों का यौन उत्पीड़न किया और फिर बाद में उन्हें अपने साथ मिलाया था। कांस्टेबल ने एफआईआर में आरोप लगाया है कि उन्होंने नहाने के समय छुपकर मेरे फोटो खींच लिए थे। इन फोटोग्राफ के जरिए मुझे ब्लैकमेल किया गया और उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उनसे बात नहीं की तो वो मेरे फोटो का इंटरनेट पर डाल देंगी। सीआरपीएफ के प्रवक्ता मोसेस दीनाकरण ने कहा कि महिला कांस्टेबल ने डीआईजी खजान सिंह के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। सीआरपीएफ ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया है। महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जा चुका है। जहां तक प्राथमिकी की बात है, विभाग हर तरह जांच एजेंसी का सहयोग करेगा। खजान सिंह को 1984 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर काफी सफलता अर्जित की। 100 मीटर फ्रीस्टाइल का राष्ट्रीय रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। वह 1984 से 1989 के बीच दक्षिण एशियाई खेलों में कई स्वर्ण पदक अपने नाम कर चुके हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है। कोटा एसीबी द्वारा बारां जिला कलेक्टर के पीए को ट्रैप करने के बाद पूरे सूबे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं घूसखोर पीए महावीर नागर ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कबूल किया है कि उसने ये रिश्वत जिला कलेक्टर इंद्र सिंह राव के लिए ही ली थी। पीए महावीर नागर को पूछताछ के लिए नयापुरा थाने से एसीबी की चौकी पर लाया गया था। तभी मीडिया के सवाल पर पीए महावीर ने कहा कि उसने ये रिश्वत कलेक्टर के लिए ली थी। पीए झिझकते हुए बोला कि रिश्वत उच्च अधिकारियों के लिए ली, जिसके बाद बोला जिला कलेक्टर के लिए ही ली है। आपको बता दें कि पेट्रोल पंप के लिए एनओसी जारी करने की एवज में 1,40,000 रुपए की रिश्वत लेते बुधवार को कोटा एसीबी ने पीए नागर को ट्रैप किया था। जहां पूछताछ में पीए नागर ने बताया था कि इसमें से 1 लाख रुपए कलेक्टर के थे और 40,000 कर्मचारियों के। किसके लिए लेते थे ये पैसा? सर, इतने पैसे एक छोटा कर्मचारी ले सकता है? किसके लिए लेते थे ये बताइए? ऊपर वाले अधिकारी के लिए। ऊपर वाला कौन? आप सीधा बोलिए, मीडिया के सामने अपनी बात को रखिए। ऐसा है, जिला कलेक्टर इस मामले में बोलते थे, इसलिए मुझे लेना पड़ा। जिला कलेक्टर बोलते थे पैसा लेने के लिए, इसलिए कब से ले रहे थे? नहीं, कभी कभार बोलते थे। ठीक है, कितने समय से? कोई स्पेशल लगे उनको तो उसमें बोलते थे। तो इस मामले में कितना देना था उनको? कितना पैसा देना था उनको? 1,40,000 में से कितना देना था भाई साहब? नहीं सर, वो पूरी उनको देना था। ठीक है। बारां कलेक्टर इंद्र सिंह राव के पीए महावीर नागर की 1,40,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तारी के बाद एसीबी ने उनके घर में सर्च अभियान चलाया। अब तक पीए की जितनी प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ है वह देखकर एसीबी के अफसर के चौंक गए। 50-60 हजार रुपए महीने की सैलरी वाले पीए ने रिश्वत की बदौलत काफी संपत्ति इकट्ठा कर ली थी। एसीबी की अब तक की जांच में नागर के पास 7 भूखंड और मकान मिले हैं, साथ ही कई बैंक खाते भी मिले हैं। अब उसके बैंक खातों की भी जांच की जा रही है। एसीबी को आशंका है कि दूसरे शहरों में भी उसकी संपत्ति हो सकती है। इसके लिए जांच की जा रही है। एसीबी बारां के सीआई ज्ञानचंद ने बताया कि बारां में पीए नागर के घर पर की गई जांच में 7 भूखंड और मकान के कागज मिले हैं। इनकी कीमत करोड़ों में है। इसके अलावा 8 बैंक खाते और उनके लॉकर भी मिले हैं। पीए महावीर नागर के पास कुल 7 वाहन है। इसमें 2 ट्रैक्टर, 1 कार और 2 बाइक है। रिश्वत लेने के इस खुलासे के बाद सरकार ने कलेक्टर इंद्र सिंह राव को एपीयू कर दिया। एसीबी के अधिकारी देर रात तक राव से पूछताछ कर रहे थे। उनके पीए महावीर से पूछताछ में सुराग मिले हैं कि रिश्वतखोरी में बिना बोले कलेक्टर की भी हामी थी।
ऐसे में कलेक्टर की गिरफ्तारी भी हो सकती है। कोटा यूनिट को शिकायत मिली थी कि पेट्रोल पंप की एनओसी जारी करने के लिए कलेक्टर का पीए रिश्वत मांग रहा है। शिकायत को वेरीफाई करवाया गया और कोटा एसीबी की टीम ने महावीर को ट्रैप कर लिया। 12 कलेक्टर इंद्र सिंह राव का पीए महावीर नागर 1,40,000 लेते गिरफ्तार कर लिया गया। उसने कबूला कि 1 लाख साहब को पहुंचाने थे। इंद्र सिंह राव मूलतः राजस्थान प्रशासनिक सेवा 1989 बेंच के अफसर हैं। 31 साल के कार्यकाल में राव अब तक 6 बार अलग अलग कारणों से एपीओ किए जा चुके हैं, जबकि गंभीर आरोप के चलते एक बार उन्हें सस्पेंड भी किया जा चुका है। 4 साल पहले ही उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रमोट किया गया था। उसके तुरंत बाद उन्हें राजस्व मंडल में भाजपा सरकार ने लगा दिया था। 25 दिसंबर 2018 में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस सरकार ने राव को 12 जिले में कलेक्टर लगाया था। देश के 12 जिलों की 50 नगर निकायों में सदस्य पदों के लिए होने वाले चुनाव के लिए चुनाव प्रचार बुधवार शाम 5 बजे थम गया। इन निकायों में 11 दिसंबर को सुबह 8 से सायं 5 बजे तक मतदान होगा, जबकि मतगणना 13 दिसंबर प्रातः 9 बजे से शुरू होगी। 43 नगर पालिका और 7 नगर परिषदों के 1775 वार्डों के लिए 11 दिसंबर को मतदान होगा। 2622 मतदान केंद्रों पर कुल 14,32,233 मतदाता हैं, जिनमें से 7,86,663 पुरुष, 6,85,542 महिला और 28 अन्य मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। गौरतलब है कि सदस्य पद के लिए 7,249 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अध्यक्ष के लिए 14 दिसंबर को लोक सूचना जारी होगी। नामांकन पत्र 15 दिसंबर दोपहर 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच की तिथि 16 दिसंबर को होगी, जबकि 17 दिसंबर को अपराह्न 3 बजे तक अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी। चुनाव चिन्हों का आवंटन 17 दिसंबर को किया जाएगा। ये थी अब तक की देश प्रदेश की खबरें। दीजिए इजाजत निधि को। नमस्कार।